स्टार्ट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से। नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इस फाइलम का नाम रखा गया है आर्थ्रोन। ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग्स हैं जॉइंटेड और पोस का मतलब है फुट, यानी कि इनमें जॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, पहला फाइलम है जिसमें बोन्स और बोन्स के जॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, जॉइंट फुटेड एनिमल्स हैं ये। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई है बोन्स और उसके जॉइंट्स की। तो इस फाइलम का नाम है ड्यू टू द वर्ड जॉइंट्स फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये नाम दिया था अर्नस्ट वॉन 1845 में। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इनके हैबिट और हैबिटाट में भी फ्री लिविंग और पैरासाइटिक फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल हैबिटाट्स। ठीक है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, हर तरह के हैबिटाट में पाए जाते हैं। द बिगेस्ट फाइलम comprised about 75% ऑफ द एनिमल किंगडम। ये सबसे ज़्यादा बिगेस्ट फाइलम है। जो पॉरीफेरा था वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फाइलम था और ये बिगेस्ट सबसे ज़्यादा बड़ा फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम में, क्योंकि जितने भी एनिमल्स आज तक के डिस्कवर हुए हैं उनमें से 75% आर आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी बॉडी सेगमेंटेड बॉडी विच आर अटैच्ड विद वन अनदर बाय थिन फ्लेक्सिबल क्यूटिकल। ठीक है, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इनकी बॉडी में भी सेगमेंट्स मौजूद होते हैं और ये आपस में अटैच होते हैं थिन क्यूटिकल के थ्रू। वो क्यूटिकल फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है, मूवेबल होता है। दिस इज सेवरल पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लिम्स अपेंडेजेस। ठीक है, इनके पास बहुत सारे पेयर्स होते हैं जॉइंटेड लिम्स के। इनके फुट जो हैं वो जॉइंटेड होते हैं, जैसे कि इस फाइलम का नाम ही जॉइंटेड फुट्स की वजह से आर्थ्रोपोडा रखा गया, तो इनमें जॉइंटेड लिम्स होते हैं। ठीक है, लिम्स दो तरह के होते हैं, एक फोर लिम्स, एक हाइंड लिम्स। अब फोर लिम्स हाइंड लिम्स में से एक जो है वो आगे वाले पाँव होते हैं और पीछे वाले। ठीक है, आगे वाले हाथ और पीछे वाले पाँव, या अगर आप जैसे कैट्स वगैरह की बात कर लो तो आगे वाले दो पाँव और पीछे वाले दो पाँव। ठीक है, फोर और हाइंड लिम्स होते हैं। तो फिर उसके बाद इनके जो लिम्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, उनमें पेयर ऑफ जॉइंटेड लिम्स होते हैं। ठीक है, बॉडी इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी जो बॉडी होती है वो हेड और फिर उसके बाद थोरैक्स और फिर उसके बाद एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। एब्डोमेन पेट और थोरैक्स जो है आपका गले वाला हिस्सा हो गया और फिर ऊपर हेड। ठीक है, बॉडी इज कवर्ड विथ काइटिनियस क्यूटिकल। इनकी बॉडी के ऊपर काइटिन के बने हुए क्यूटिकल्स होते हैं और काइटिन जिस तरीके से कैल्शियम वगैरह होता है ना, वो कैल्शियम से जिस तरीके से कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इन सारी चीज़ों की तरह ही काइटिनियस क्यूटिकल्स भी होते हैं। काइटिनियस, ठीक है, काइटिन खुद एक प्रॉपर पूरे एक लेयर है। ठीक है, फिर उसके बाद सीलम। सीलम यानी कि कैविटी जो हम पढ़ते रहे हैं। रिड्यूस्ड हीमोसिल कनेक्टेड विद ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अच्छा, हीमोकॉइलिन में नहीं है, हीमोकॉइलिन में कम है, यानी कि ऐसी कैविटी जिसमें कॉइल का मतलब कैविटी थी और हीम का मतलब ब्लड था, तो ऐसी कैविटी जिसमें ब्लड हो वो कम था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसके अंदर था, तो इसके अंदर जो है हीमोकॉइल कैविटी जो थी वो थोड़ी सी रिड्यूस थी। फिर उसके बाद इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड विद माउथ एंड एनस और क्लोका। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से डेवलप हुआ वो होता है, बाकी में सिर्फ माउथ और एनस थे। ठीक है, एक एंड पे माउथ था, एक एंड पे एनस था, लेकिन बीच में इनके पास क्लोका भी मौजूद होता है माउथ और एनस के दरमियान। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। इनके नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन का पेयर होता है। जल्दी से हम इनके डायग्राम्स देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पर मूव करें। यहाँ पर देखो इसकी दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, वास्प और स्कॉर्पियन। अच्छा जी, वास्प को देखो आप, यहाँ पर आपको एंटीना दिया हुआ है, हमने पढ़ा था हेड होगा, हेड है, हेड के बाद ये थोरैक रीजन भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हेड है, हेड में आपको हेड एंड कंपाउंड आई वगैरह सब कुछ बता दिया। फिर हेड के बाद ये थोरैक रीजन है। ठीक है, थोरैक्स है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर क्या है, एब्डोमेन है, और फिर ये एब्डोमेन से क्या निकल रही हैं, लेग्स निकल रही हैं। ठीक है, सो ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन में भी इसी तरीके से हेड
थॉरेक्स और एब्डोमेन होगा। हमने पढ़ा है कि इनके पास पेयर ऑफ गैंग्लिया होते हैं विच इज सिंपल ब्रेन, ठीक है, सिंपल सा ब्रेन इनके अंदर मौजूद होता है एंड सेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, ठीक है, और इनके ब्रेन से निकलती हुई एक ही नर्व कॉर्ड होती है जो गैंग्लियोनेटेड होती है, यानी कि जिनके अंदर नेटवर्क ऑफ नर्व्स मौजूद होता है, ठीक है। इनके पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, यही वो पहला फाइलम है जिसमें रिसेप्टर्स की स्टार्टिंग हुई है। मैंने आपको पढ़ाया था, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स वगैरह वगैरह। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जैसे ही कोई आपकी बॉडी में चेंज आता है, कोई स्टिमुलस आता है, फॉर एग्जांपल आपको कहीं चोट लगती है, कहीं पेन चुभती है, तो क्या होता है आपके सेंसरी रिसेप्टर्स उसको फटाफट से आइडेंटिफाई करते हैं, ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं, फिर ब्रेन विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स आपको रिस्पॉन्स करता है कि अब आपने ये काम करना है, ठीक है। तो ये इनके पास सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो किसी भी स्टिमुलस को फ़ौरन से पहचान लें, ठीक है। स्पेशली आइज़ आर प्रेजेंट, इनमें आइज़ भी प्रेजेंट हैं, और इससे पहले हमने किसी में नहीं पढ़ा था कि उसमें आइज़ वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ऑल्सो क्यूटिक्यूलर हेयर्स, और इनमें हेयर्स भी मौजूद हैं। द मैकेनो रिसेप्टर्स एग्जाम्पल एंटीना, ठीक है, और इनके पास मैकेनो रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं, यानी कि ऐसे रिसेप्टर्स जो मैकेनिकली भी काम कर सकें, फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। एग्जांपल है एंटीना। एंटीना जो है बहुत सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए काम होता है, मूव करने के लिए काम आता है, तो इनमें मैकेनो रिसेप्टर यानी कि एंटीना भी मौजूद है। फिर उसके बाद आ जाओ एक्सक्रीटरी सिस्टम पर, यूरिक एसिड एंड ग्वाइनिया एंड ग्वाइनाइन इज़ देयर नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। इनके पास थोड़ा सा बिल्डअप एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें इनके नाइट्रोजनस वेस्ट आपको मेंशन किए हुए हैं कि यूरिक एसिड और ग्वाइनाइन है, ठीक है। रिमूव्ड थ्रू यूनिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कॉल्ड मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। जिस तरीके से वर्म्स में हम लोगों ने नेफ्रिडिया पढ़ा था और फ्लैट वर्म्स में हम लोगों ने फ्लेम सेल्स पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्हीं के लिए है, सिर्फ दूसरों में नहीं पाया जाता। यूनिक एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसका नाम है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, तो आपसे पूछ सकते हैं कि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स। फिर उसके बाद इनकी रेस्पिरेशन, इनके पास रेस्पिरेशन या तो गिल्स से होती है या तो फिर प्रॉपर ट्रैकिया भी मौजूद होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जांपल्स में ये डायग्राम्स दी हुई हैं, सेंटीपीड, क्रैब, ये सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। बस आपने ये देखना है कि इनके लिम्स, जितने भी इनके लेग्स हैं वो जॉइंटेड हों, वो सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है। ऑफ ओपन टाइप ब्लड इज कलरलेस विदाउट हीमोग्लोबिन बट हीमोसियानिन इज प्रेजेंट, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसमें कैविटी में ब्लड, और हमने पढ़ा था कि इसकी कैविटी रिड्यूस्ड होती है, थोड़ा प्रॉपर नहीं है इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बट है, मौजूद है। ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। हीमोकॉल कैविटी है लेकिन थोड़े से रिड्यूस्ड है, और जो है हीमोकॉल कैविटी में जो ब्लड है वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए कहला रहा है क्योंकि उसमें वेसल्स नहीं है, ठीक है। अगर वेसल्स में ब्लड इनक्लोज्ड होता, वेन्स में, आर्टरीज में, तो फिर वो क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता, ठीक है। इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए वहाँ पर बताया हुआ था रिड्यूस्ड हीमोकॉइल। रिड्यूस्ड हीमोकॉइल बोलने का मतलब यही था कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन HP ही रेड कलर पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे ब्लड को रेड कलर मिल रहा होता है। तो अब जब इसके अंदर हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो फिर इसका ब्लड भी क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हीमोसियानिन होता है। हीमोसियानिन क्या है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, ठीक है। इनके ब्लड के अंदर स्पेशल प्रोटीन मौजूद होता है जिसके अंदर कॉपर होता है, ठीक है। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। एक्सोस्केलेटन भी इनका प्रेजेंट होता है जिसके साथ मसल्स अटैच हुए हुए होते हैं, जो काइटिन का बना हुआ होता है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होती है, सेक्सुअली एंड ऑल आर यूनिसेक्सुअल। इनके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पहला ऐसा फाइलम है जिसमें मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखी, बाकी के हर फाइलम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद थी, ठीक है। तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ और सिर्फ, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनमें बाइसेक्सुअल कोई नहीं पाए जाते, ये या तो मेल होंगे और या तो फीमेल होंगे। फिर इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है, और फिर इसके बाद इनकी डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट, accompanied by
accompanied by metamorphosis which is of टू टाइप्स। अच्छा जी, अब उसके बाद देखो इनकी जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट होती है, लेकिन डायरेक्ट भी होती है बट मोस्टली इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, और इनकी डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कौन सा प्रोसेस है? इसकी दो टाइप्स होती हैं मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस लार्वल स्टेज है। लार्वा मैंने आपको पहले भी बताया था क्या है, इनका डेवलपिंग स्टेज है, जब ये कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं होते। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में लार्वल स्टेज लार्वा प्रेजेंट होता है विच इज़ सिमिलर टू एडल्ट, जो दिखने में एडल्ट की तरह होता है लेकिन वो एडल्ट नहीं होता। और ये किस नाम से पहचाना जाता है? ये लार्वल स्टेज निम्फ के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। उनके एग्जाम्पल है कॉकरोच। इनके जो लार्वा होते हैं वो भी यंग वंस की तरह, एडल्ट वंस की तरह दिख रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस थ्रू एग, लार्वा, प्यूपा एंड एड। अच्छा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में देखो, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पूरा एग से लेकर एडल्ट तक के पूरा प्रोसीजर चलता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में पहले एग ले होगा, फिर उससे लार्वा फॉर्मेशन होगी, फिर लार्वा के बाद एक और स्टेज डेवलप होगा जिसे प्यूपा कहते हैं, और फिर वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में। इसके एग्जाम्पल है बटरफ्लाई, ठीक है। अगर आप बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पे सर्च करोगे तो विद लेबलिंग आपको ये सारे स्टेजेस वहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस दोनों तरह की मेटामॉर्फोसिस होती हैं, और ये क्या होती है मैं आपको बता दी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्डाइसिस और मोल्टिंग, ये क्या होता है? द पीरियोडिक, ये आपने सुना होगा ना, स्नेक्स वगैरह भी अपनी जो है क्या करते हैं, अपनी जो खाल होती है, जो स्किन होती है वो गिरा देते हैं, फिर उसकी जगह पर न्यू स्किन इनकी आती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है मोल्टिंग या एक्डाइसिस, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ में डेफिनेशन के तौर पर भी। तो ये जो है इनकी पीरियोडिक, और ये हमेशा पीरियोडिक होती है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद होती है। और इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो शेड हो जाता है जब इनमें मेटामॉर्फोसिस हो रही होती है, ठीक है। तो इनका जब ये डेवलपिंग स्टेज में होते हैं तो इनका एक्सोस्केलेटन शेड होता है, उसकी जगह पर न्यू स्किन आ रही होती है, न्यू एक्सोस्केलेटन आ रहा होता है, और ये पीरियोडिक होती है मोल्टिंग, बिल्कुल इक्वल टाइम इंटरवल के बाद होती है, ठीक है। फिर उसके बाद वाई आर्थ्रोपोड्स आर सक्सेसफुल अमंग एनिमल्स, क्यों ये सक्सेसफुल है एनिमल्स में, क्यों ये 75% प्रेजेंट हैं? दे पजेस जॉइंटेड फीट, इनके फीट जॉइंटेड होते हैं। सेगमेंटेड बॉडी, इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, डायग्राम में आप देख लो। विच प्रोवाइड्स दैम ग्रेट मोबिलिटी, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट बड़ी अच्छी होती है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स द बॉडी, ठीक है। काइटिन का बना हुआ इनका एक्सोस्केलेटन है जो इनकी इंटरनल ऑर्गन्स को और इनकी इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड मेक्स इट लाइट इंटरनल। और देखो एक्सोस्केलेटन काइटिन के बने हुए होने का क्या फ़ायदा है कि अगर इनकी बोन्स का एक्सोस्केलेटन नहीं है तो ये हैवी भी नहीं है, ये लाइट इन वेट हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, काइटिन क्या है? बेसिकली आप एक कॉकरोच देखते हो, कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन किस तरह का होता है? वो आप उसको जैसे जो उसके पर वगैरह जो होते हैं ना, जो उसके बॉडी को जिसने कवर किया हुआ होता है उसके एक्सोस्केलेटन ने, आप वो मटेरियल काइटिन है वो, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट विद इन एग केस। ओके, सो हम लोग जानते हैं कि इस फाइलम में हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की फर्टिलाइजेशंस दोनों होती हैं, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का इस एग्जांपल से ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा कि जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगी तो एक एग्जाम्पल ले लें हैन की, जैसे कि उसके अंडे के अंदर, उसके एग शेल के अंदर उसका जो चूज़ा होता है वो ग्रो भी करता है, प्रॉपर्ली डेवलप भी करता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी और एम्ब्रायो की पूरी डेवलपमेंट एग केस के अंदर होगी। इनके अपेंडेजेस हमने पढ़ा था। अपेंडेजेस क्या होते हैं? इनके जो जॉइंटेड लिम्स थे उन्हें अपेंडेजेस कहा जा रहा था, ठीक है। वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि क्विक मूवमेंट, जल्दी मूव करने में इनके जॉइंटेड लिम्स हेल्प करते हैं, इनके डिफेंस में हेल्प करते हैं, इनके ऑफेंस में। डिफेंस एंड ऑफेंस एक ही बात हो गई कि ऑफेंस वैसे तो जुर्म के सेंस में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर डिफेंस एंड ऑफेंस वही इनके डिफेंस मैकेनिज्म में ही आ जाएगा। एंड हेल्प दैम टू लिव इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, ठीक है। और इनके जॉइंटेड लिम्स की वजह से ये लोग किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। ओरिजिन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, इट सीम्स दैट बोथ एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स हैव some common
एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स, इनके जो एंसेस्टर्स हैं ये कॉमन है। एंसेस्टर्स यानी कि आबाव अजदाद, इनके बाप दादा, बिकॉज बोथ ग्रुप्स पजेस सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, हमने एनालिड्स में पढ़ा था कि एनालिड्स की बॉडी सेगमेंटेड थी, फिर हमने यहाँ पर पढ़ा कि आर्थ्रोपोड्स की बॉडी सेगमेंटेड है। तो समझ में आते कि शायद इनके एंसेस्टर्स जो थे वो कॉमन थे। प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल प्लस इनके सेगमेंटेड बॉडी के अलावा इन दोनों की बॉडी के ऊपर क्यूटिकल्स भी मौजूद हैं। अपेंडेजेस, but arthropods evolved several new advanced characters which made them most successful phylum in the animal kingdom। अच्छा जी, अब देखो इनको एंसेस्टर्स को सिमिलर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दोनों के अंदर सेगमेंटेड बॉडीज़ मौजूद हैं, दोनों के अंदर क्यूटिकल्स मौजूद हैं और दोनों के अंदर अपेंडेजेस मौजूद हैं। लेकिन फिर अगर दोनों बिल्कुल सेम थे तो दोनों को एक ही फाइलम में क्यों नहीं रखा, दोनों को अलग अलग फाइलम्स में क्यों रखा, और ये वाला फाइलम इतना सक्सेसफुल क्यों है? वजह ये है, रीज़न ये है कि इस फाइलम में एनालिड से ज़्यादा न्यू करेक्टरिस्टिक्स हैं और ज़्यादा न्यू एडवांसमेंट्स हैं। इसके जो सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड हुए हुए हैं। इसमें प्रॉपर हेड है, थोरैक्स है और क्या कहते हैं एब्डोमेन है। उसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं वो वेल डेवलप्ड हैं, एडवांस्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं, मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं, इसलिए इसे एक सेपरेट किंगडम में रखा गया है। फिर उसके बाद एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन इन आर्थ्रोपोड्स, इसमें हर जगह देयर इज़ ग्रेट वेरिएशन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, एग्जाम्पल मरीन आर्थ्रोपोड्स, रेस्पिरेट्रोगिल्स, इनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। डिफरेंट रेस्पिरेटरी मैकेनिज़म्स हैं। जो मरीन वाटर में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। उसकी एग्जांपल दी हुई है प्रॉन मरीन वाटर में पाए जाने वाला है। उसके बाद जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, जो ज़मीन पर सर्वाइव करने वाले हैं, उनके पास रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकिया मौजूद है। उनकी एग्जांपल्स हैं कॉकरोचेस। और फिर बुकलंग्स, उसकी एग्जांपल है स्पाइडर्स, जिनके पास लंग्स मौजूद है, उनकी एग्जांपल है स्पाइडर्स। और इनका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ओपन टाइप हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ नो कैपिलरीज, यानी कि कोई वेंस नहीं है, कोई कैपिलरीज नहीं है, कोई वेसल्स नहीं है, बट पजेस डोर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट, बट इनके पास हार्ट मौजूद होता है, इसलिए इनमें थोड़ी एडवांसमेंट्स हैं। आर्टरीज एंड ब्लड साइनसेस, इनके अंदर आर्टरीज मौजूद हैं। ब्लड साइनसेस मतलब ब्लड के लिए डिफरेंट सेप्टास इनके पास मौजूद होते हैं, डिफरेंट कैविटीज़ मौजूद होती हैं विच आर फॉर्म्ड बाय रिड्यूस्ड हीमोकॉइल। ठीक है, इनके अंदर हीमोकॉइल रिड्यूस्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। फिर उसके बाद विच आर फॉर्म, अच्छा ये हो गया। फिर वेल डेवलप्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ एंड एनस क्लोका, इनके पास जो थॉरेक्स और एब्डोमेन कैविटी है, इसलिए यहाँ पर उसे क्लोका कहा जा रहा है। कॉकरोच में जो है ना उसी कैविटी को क्लोका कहा जाता है। अगर कॉकरोच के डायग्राम आपको इन डिटेल दी हुई है, मेरे ख्याल से नहीं दी हुई, अगर कहीं आपको दिखे तो आप उसको अच्छे तरीके से देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्लोका क्या है। तो इनके पास एक तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनके पास हार्ट मौजूद है, पहले फाइलम में मैंने हार्ट देखा है। ठीक है, फिर उसके बाद इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी वेल डेवलप्ड है। ठीक है, इनके पास माउथ और एनस, दूसरों के पास जो थोड़ा अच्छा डेवलप था उनके पास माउथ और एनस था ज़्यादा से ज़्यादा, बट इनके पास एब्डोमिनल कैविटी भी मौजूद होती है, जैसे कि क्लोका। माउथ पार्ट्स हैव मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ अपेंडेजेस, इसके माउथ पार्ट्स में भी बहुत अच्छे मॉडिफाई हुए अपेंडेजेस यानी कि जॉइंटेड लिम्स मौजूद होते हैं विच आर अडेप्टेड फॉर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फीडिंग, जिसके थ्रू आप बहुत डिफरेंट मेथड से ये लोग फीड करने में इन्हें आसानी होती है। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले भी एक फाइलम में पढ़ा था, जो इनके एंटीना होते हैं जो माउथ से निकल रहे होते हैं वो फीडिंग में हेल्प करते हैं, वो खाने को मज़ीद अंदर धकेल रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इनके भी माउथ से मॉडिफाइड अपेंडेजेस निकल रहे होते हैं जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ फीडिंग में इनकी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आज इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं ये पेयर्ड विद एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स नोन एज कॉक्सल। इनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा वेल डेवलप मिला है, थोड़ी एडवांसमेंट मिली है विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस फाइलम्स। विद रिस्पेक्ट टू द एनिलीड्स, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं ये थोड़े से अच्छे होते हैं, मतलब मॉडिफाइड होते हैं, और इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स के भी आपको नाम बताए गए थे जो इससे पहले किसी में नहीं बताए गए थे। इनके प्रॉपर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी आपको मेंशन्ड हैं। सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर पेयर्ड विद एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स। एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कॉक्सल कहलाते हैं, कॉक्सल, एंटीना और मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ठीक है, 3 यहाँ पर आपको नाम बताए हुए हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के, कॉक्सल, एंटीना और मैक्सिलरी ग्लैंड्स इन मैनी फॉर्म्स मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अच्छा, आपको पहले एक स्पेशल नाम बताया गया था कि इनके पास यूनिक
एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है, यूनिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिनका नाम है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। सो बहुत सारे फॉर्म्स में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल एक्सप्रेस और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी काम करता है। उसके अलावा भी आपको 3 नाम बताए हैं, कॉक्सियल, एंटीरियर और मैक्सिलरी ग्लैंड से आपको याद होना चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि फिर से इनके ब्रेन के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर इस फाइलम में भी मौजूद है। डॉर्सल ब्रेन कनेक्टेड, डॉर्सल मतलब बैक साइड वाला, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में पीठ वाली साइड को डॉर्सल कहते हैं, बिल्कुल वैसे बैक साइड वाला ब्रेन कनेक्टेड बाय रिंग अराउंड द ईसोफेगस विद डबल्ड गैंग्लियोनेटेड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। सो इनके डॉर्सल ब्रेन में जो है पूरी रिंग होगी जो ईसोफेगस से कनेक्टेड होगी और जिसमें डबल गैंग्लियोनेटेड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी। वेंट्रल यानी कि सामने वाली साइड से निकलती हुई एक पूरी नर्व कॉर्ड है जिससे पूरे गैंग्लियंस कनेक्टेड हैं और वो ईसोफेगस तक के कनेक्शन अपना दे रही है। ईसोफेगस तक के सारे नर्व्स से कनेक्टेड हैं। कंपाउंड आइज एंड सम अदर रिसेप्टर्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड, ठीक है। और कंपाउंड आइज रिसेप्टर्स कंपाउंड आइस आपको पहले ही इधर मैंने बताया था कि इस फाइलम में पहली दफ़ा हम लोगों ने पढ़ा कि किसी फाइलम में आइस मौजूद है एनिमल्स की। सो यहाँ से आइस का भी ओरिजिन हुआ है, इनके पास आइस भी मौजूद है और साथ साथ और भी थोड़े बहुत रिसेप्टर्स मौजूद हैं। उनकी एग्जांपल दी हुई है आपको यहाँ पर ऑसिलाई, और ये सारे भी इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि रिसेप्टर्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो इससे पहले हमें किसी फाइलम में देखने को नहीं मिले। तो हर फाइलम की जो स्पेशल चीज़ है वो तो आपको पता होनी चाहिए, जो यूनिक चीज़ है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड्स, दे आर बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू मैनकाइंड। इनकी जो क्रस्टेशियंस ये क्या होते हैं, प्रोवाइड फूड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू ह्यूमन, ठीक है। इनकी एक क्लास है क्रस्टेशियंस, ये जो है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंसानों को फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इनमें प्रॉन्स मौजूद हैं, प्रॉन्स इन्हीं की एग्जांपल में आ जाते हैं। इनके अंदर क्रैब्स मौजूद हैं, इनके अंदर लॉबस्टर्स मौजूद हैं। बहुत सारे ममालिक में और बहुत सारे लोग हमारे भी मुल्क में इन्हें खा रहे होते हैं, ठीक है। सम आर हार्मफुल बिकॉज एक्ट एज इंटरमीडिएट होस्ट फॉर ह्यूमन पैरासाइट लार्वा ऑफ निमाटोड्स इज कैरिड बाय साइक्लोप्स, ठीक है। अच्छा, ये किसी हद तक के जो है ना, अब यही जो सी फूड है किसी हद तक के हार्मफुल है, ये क्रैब्स, ये प्रॉन, क्यों? क्योंकि ये एज अ इंटरमीडिएट होस्ट फॉर ह्यूमन पैरासाइट काम करते हैं। मतलब ये ख़ुद होस्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर दूसरे जो हैं लार्वा जो होते हैं निमाटोड्स हमने पीछे एक फाइलम पढ़ा था, उसके जो लार्वा होते हैं वो इनकी बॉडी में होते हैं, इनकी बॉडी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये उनके लिए होस्ट होते हैं। और जब ये ख़ुद इंसान खा लेता है तो फिर वो जितने भी पैरासाइट्स हैं जो इनकी बॉडी में थे, जो इनकी बॉडी को यूज़ कर रहे थे, वो अब इंसानों की बॉडी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सो इंटरमीडिएट होस्ट है ह्यूमन पैरासाइट्स के लिए, ठीक है। फिर वही पैरासाइट्स ह्यूमन पैरासाइट्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए हमारे पास बेनिफिशियल भी हैं पॉलिनेशन में, सच एज आंट्स, बटरफ्लाई, बीज, ये सब भी आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, ठीक है। चींटियाँ और ये बटरफ्लाइज और मक्खियाँ वगैरह, तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक के जिनके जो उनके मेल गैमेट्स होते हैं वो लेकर जाती हैं, ठीक है। जब ये किसी फ्लावर पर जाकर बैठती हैं तो इनके पैरों से वो चीज़ें स्टिक हो जाती हैं, मेल गैमेट्स स्टिक हो जाते हैं, और फिर जब ये किसी और फ्लावर पर जाती हैं तो वहाँ पर जाकर उसे गिरा देती हैं, ठीक है। इस तरीके से फीमेल पार्ट तक के वो मेल पार्ट पहुँच जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फिर उसके बाद यूज्ड एज फूड इन सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड सच एज ग्रास होपर, क्रिकेट, ये एज अ फूड भी यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद स्कैवेंजर्स ईट डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये एज अ स्कैवेंजर्स भी काम करते हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स डेड मटेरियल होता है उनका, ये उसे खाते हैं, उसे डिकम्पोज करते हैं। फिर उसके बाद कमर्शियल सब्सटेंसेस सच एज हनी, बीसवैक्स, सिल्क एंड शेलेक आर प्रोड्यूस्ड बाय द हनी बीज, सिल्कवर्म्स एंड लेक इंसेक्ट्स रेस्पेक्टिवली। अच्छा जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कमर्शियल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जिनके ज़रिए आप पैसा कमा रहे होते हो, आपकी कंट्री की इकनॉमिक डेवलप हो रही होती है, लोग जो है जिसके ज़रिए कारोबार कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं आर्थ्रोपोड्स के वो है हनी बीज भी आर्थ्रोपोड्स में आ जाती हैं, सिल्कवर्म्स, लेक, ये सारे जो हैं आर्थ्रोपोड्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इनसे क्या रेस्पेक्टिवली क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, हनी बीज हनी प्रोड्यूस कर रही होती हैं जो बेचा जाता है, सिल्कवर्म्स सिल्क प्रोड्यूस कर रहा होता है,
बीज वैक्स प्रोड्यूस होती है और शिलक वगैरह डिफरेंट कंपाउंड्स इनसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो आपको मतलब कारोबार में भी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय यूज़लेस वीड्स बाय फीडिंग अपॉन दैम। जितने भी यूज़लेस वीड्स होती हैं यानी कि जंगली जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, ये उन्हें खा लेते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ईट अदर हार्मफुल इंसेक्ट्स। बाकी जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं उन्हें भी खाते हैं, सच एज ड्रैगन फ्लाई फीड ऑन मॉस्क्यूटोस, ठीक है। जैसे कि ड्रैगन फ्लाई एक आर्थ्रोपोड की एग्जाम्पल है और ये मॉस्क्यूटो को खा रही होती है। मॉस्क्यूटो हमारे लिए हार्मफुल है तो ये हार्मफुल को खाकर उन्हें भी ख़त्म कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद इनका साइंटिफिक यूज़ भी है। सेवरल इंसेक्ट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडीज सच एज कॉकरोचेस। हाँ ठीक है, अभी जो ये इंटर वाले होते हैं इन्हें तो एक्सपेरिमेंट भी करवाए जाते हैं, कॉकरोच को काटना पीटना फलाना उसके ऑर्गन से स्टडी करना, उसके ऑर्गन सिस्टम से स्टडी करना। तो ये साइंटिस्ट के लिए एज ए स्टडी पर्पस भी यूज़ किए जाते हैं। फ्रूट फ्लाई, ग्रास होपर, ये सारी चीज़ें एज ए स्टडी पर्पस यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद हार्मफुल इंसेक्ट्स के अंदर कौन से हैं? डिस्ट्रॉय स्टोर्ड फूड्स। हार्मफुल इंसेक्ट्स क्या करेंगे? जो आपने फूड स्टोर किया हुआ होगा, जो आपने ग्रेन्स स्टोर की हुई होंगी जैसे चींटियाँ वगैरह, ये जो है ना ये आर्थ्रोपोड्स, आंट्स एंड वीवल्स, ये दो आर्थ्रोपोड्स के नाम हैं एज अ एग्जांपल, जो आपका स्टोर किया हुआ फूड डिस्ट्रॉय कर देती हैं, आपकी ग्रेन्स वगैरह। फिर उसके बाद कैरियर ऑफ मैनी पैरासाइटिक डिजीज़, ये भी हमने पीछे भी पढ़ा। पैरासाइट्स इनकी बॉडी में होते हैं, जब हम इन्हें खा लेते हैं तो ये फिर हमारी बॉडी में पैरासाइट्स बन जाते हैं, वही पैरासाइट्स जो इनकी बॉडी में मौजूद होते हैं। तो ये कैरियर हैं पैरासाइटिक डिजीज़ के लिए, जैसे कि मॉस्क्यूटो से हमें मलेरिया हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो है सेट्सी फ्लाइज और होता है स्लीपिंग सिकनेस हो रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कैरियर ऑफ मैनी पैरासाइटिक डिजीज़, अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद डैमेज क्रॉप्स, फ्रूट ट्रीज एंड टिम्बर ट्रीज। For example, grasshopper, bugs and locust, beetles, caterpillars, weevils, एफिड्स एक्सेट्रा। अच्छा ये क्या कर रहे होते हैं? जो आपकी क्रॉप्स होती हैं, जो आपके फ्रूट ट्रीज़ होते हैं, जो आपके टिम्बर ट्रीज़ होते हैं, जिनसे आपको फ्रूट्स मिल रहे होते हैं, जिनसे आपको लकड़ियाँ मिल रही होती हैं, ये सारी क्रॉप्स को भी डैमेज कर देते हैं और इन सारे ट्रीज़ को भी डैमेज कर देते हैं, ठीक है। उनके एग्जाम्पल्स दी हुई हैं जो ट्रीज़ को डैमेज करते हैं। फिर उसके बाद डैमेज बुक्स, सिल्वर फिश, हाउस होल्ड आर्टिकल्स। सिल्वर फिश आपको एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर, और हाउस होल्ड आर्टिकल सच एस वाइट आंट्स डिस्ट्रॉय फर्नीचर, ठीक है। ये जो है आपकी बुक्स को भी डैमेज कर देती है, बुक्स को सिल्वर फिश डैमेज करती है, और जो आपका घर में जो चीज़ें हैं जैसे कि आपका फर्नीचर वगैरह उसे वाइट आंट्स डैमेज कर देती हैं। फिर उसके बाद दे इरिटेट ह्यूमन इन वेरियस वेज सच एस बीज स्टिंग, ठीक है, जैसे किसी मक्खी ने डंक मार दिया, ठीक है, शहद की मक्खी ने। कॉजेस मैनी आई डिजीजेस। देयर आर सर्टेन ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल लूज, ठीक है। ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स भी होते हैं, अगर वो खून चूस जाते हैं तो इंसान की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो ये बहुत सारे तरीक़ों से इंसानों को परेशान भी करते हैं। जिस तरीके से हमने इनके बहुत सारे यूज़फुल इंपॉर्टेंस इसकी पड़ी है, फूड के तौर पर कमर्शियली भी यूज़ हो रहा है। जो हमारे लिए हार्मफुल वीड्स हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, उन सबको भी किल कर रहे हैं। बहुत सारे हमने इनके यूजेस पढ़े, वैसे इनके और बहुत सारे नुकसानात भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एरेक्निडा, पॉइजनस एरेक्निड्स लाइक स्कॉर्पियन, ये ज़ाहिर है स्कॉर्पियंस तो होते ही पॉइजनस हैं, ठीक है। सर्टेन स्पाइडर्स स्टिंग ह्यूमन, कुछ स्पाइडर्स भी जहर छोड़ देते हैं इंसानों को डस कर। टिक्स एंड माइट्स आर पैरासाइटिक डिजीज़ कैरियर्स, ठीक है। पैरासाइटिक डिजीज़ को कैरी करने वालों की एग्जाम्पल आपको दी हुई है। माइट्स डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और उनमें से जो माइट्स हैं वो क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेनिफिशियल एरेक्निड्स लाइक स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर फीड ऑन कुछ। अच्छा, अब स्कॉर्पियन और स्पाइडर सिर्फ जो है वो एक तो ये जहरीले हैं, अगर किसी इंसान को डंक मार लिया तो नुकसान हो जाता है, साथ ही साथ ये थोड़े से बेनिफिशियल भी होते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये किस कंडीशन में यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने किसी को डस लिया है तो फिर तो ये नुकसानदेह हैं, जहरीले हैं, उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इंसानों को। लेकिन ये किसी हद तक के बेनिफिशियल भी होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद तक के जो है जो वेनम होता है, जो जहर होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे स्टडी पर्पस के लिए, प्लस जहर ही जहर को काटता है, एक बात कही जाती है। तो इन्हीं के वेनम से भी बहुत सारे जो है क्योरिंग पर्पस के लिए भी ये इनका जहर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को क्योर करने के लिए एज ए एंटीडोट्स, ठीक है। सो ये जो है इंजीनियस इंसेक्ट्स के ऊपर ये फीड करते हैं, उन्हें खाकर उनके ऊपर ये फीड करते हैं और फिर हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फाइलम भी ख़त्म हो गया है।